नमस्कार, मेरा नाम है अमित जैन। पोल खोल मीडिया के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, आपका प्रेम सम्मान पोल खोल मीडिया को मिल रहा है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमने जो श्रृंखला शुरू की है, जिसमें राजनीतिक हस्तियां, पत्रकारगण, अधिकारीगण, विविध क्षेत्रों के मान्यवर, हम उनकी इंटरव्यू लेते हैं। आज इसी श्रृंखला में मेरे बहुत पुराने दोस्त जितेंद्र जी दीक्षित साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं पोल खोल मीडिया के माध्यम से। जितेंद्र दीक्षित जी का क्या मैं परिचय दूं, ना केवल मुंबई महाराष्ट्र लेकिन हिंदुस्तान में जाना माना चेहरा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान 26 वर्षों से अधिक का इनका योगदान रहा है। आज वेस्टर्न इंडिया के यह एडिटर है एबीपी न्यूज में। साहब, आपका कीमती समय हमें मिला, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जितेंद्र भाई, आपका अभी अभी हाल ही में बॉम्बे 3 नाम से एक पुस्तक आया, चर्चित पुस्तक है मित्रों। फिक्शन में आपका पहला कदम है ये। इसके पहले भी आपकी 2 बेस्ट सेलर बुक्स हो चुकी है विविध विषयों पर। आप समाज में गहरा चिंतन रखते हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में भी आपका अभ्यास महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने फिक्शन में कदम रखा। बॉम्बे 3 में 3 दोस्तों की आपने कहानी बताई। अच्छी प्रतिक्रियाएं मान्यवरों की ओर से आ रही है आपके बुक के लिए। आपके बुक के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे, बॉम्बे 3? जी अमित भाई, धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आप मुझे अपनी किताब के बारे में, मेरे बारे में बात करने का मौका दे रहे हैं। मेरी ये किताब बॉम्बे 3 मेरी पहली फिक्शन है और इसके पहले मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं। 26/11 वे 59 घंटे, जो कि 26/11 पर जो मुंबई में हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को जी। तो उस दौरान मैंने जो कवरेज किया था वो मेरे अनुभवों के आधार पर था, वो नॉन फिक्शन किताब थी। उसके बाद मेरी एक और किताब आई 35 डेज, साल 2019 में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था, जो करीब 35 दिनों तक चला। तो उस ड्रामे के पीछे की कहानी क्या थी, कुछ दिखी थी, कुछ अनदेखी थी, उन सारी चीज़ों को संजोकर मैंने ये किताब लिखी थी 35 डेज। और ये जो किताब है मेरी पहली फिक्शन है बॉम्बे 3। बॉम्बे 3 मैंने फिक्शन इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो विवादास्पद हो सकती हैं, और कहने को तो ये फिक्शन है लेकिन मैंने फिक्शन का इस्तेमाल किया है एक सच्चाई दिखाने के लिए। बॉम्बे 3 मुंबई शहर का वो इलाका है जिसने बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा दिखा। खून खराबा सांप्रदायिक दंगों की शक्ल में, खून खराबा गैंगवॉर की शक्ल में, खून खराबा आतंकी हमले की शक्ल में। 12 मार्च 1993 को जो मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, तो एक बम धमाका बॉम्बे 3 में भी हुआ था, जो कि काथा बाजार इलाके में। तो काफ़ी हिंसा देखी है इस इलाके में, और इसी इलाके में मैं पला बढ़ा हूँ। तो इसी की सेटिंग लेते हुए ओल्ड मुंबई, मतलब 70 और 80 के दशक के मुंबई को बैकग्राउंड बनाते हुए मैंने किताब लिखी है। और ये 3 दोस्तों की कहानी है। एक हिंदू दोस्त होता है, उसके 2 मुसलमान दोस्त होते हैं, और तीनों अपनी ज़िंदगी के लिए अलग अलग राहें चुनते हैं। एक दोस्त टीवी पत्रकार बनना चाहता है, आगे चलकर वो टीवी पत्रकार बनता है। दूसरा एक मुस्लिम दोस्त होता है, उसका वो पुलिस में जाना चाहता है, तो आगे जाकर वो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, पुलिस का जो खुफिया विभाग है उसमें चला जाता है। तीसरा दोस्त सांप्रदायिक दंगों से बहुत ही इम्पैक्टेड हो जाता है और रेडिकलाइज हो जाता है, और आगे जाकर इराक में आईसिस ज्वाइन कर लेता है। तो ये 3 दोस्त होते हैं और तीनों अपनी ज़िंदगी के अलग अलग राह पकड़ते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि इन तीनों ही लोगों को लगता है कि मैंने जो अपनी जीवन का फैसला लिया वो गलत किया। जो पत्रकार बनना चाहता है, जो पत्रकार बन जाता है, उसको लगता है कि ये प्रोफेशन जो मैंने चुना है ये गलत है, वैसा रहा नहीं जैसा मैंने सोचा था। यहाँ पर इतना ज़्यादा सेंसेशनलिज्म है, यहाँ पर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कई तरह की जो है गंदगी, अश्लीलता, सारा कुछ जो है उसमें दिखाया जा रहा है। और जहाँ जन सरोकार की बातें होनी चाहिए, जनता से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए, वैसा टीवी पत्रकारिता में हो नहीं रहा है। तो वो सोचता है कि मैं इस व्यवसाय को छोड़ दूँ। दूसरी तरफ जो शख्स पुलिस अधिकारी बनता है वो भी परेशान हो जाता है। वो कुछ सोच कर जाता है कि मैं पुलिस महकमे में जा रहा हूँ तो मैं समाज के लिए कुछ करूँगा, मैं समाज के काम आऊँगा, मैं कुछ अच्छा करूँगा। लेकिन वो देखता है कि पुलिस महकमे में कुछ और ही चक्कर चल रहा होता है, वहाँ पर इनफाइटिंग होती है, वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, वहाँ पर कई तरह की पॉलिटिक्स होती है, तो वो पुलिस महकमा छोड़ना चाहता है। जी। तीसरा जो दोस्त होता है वो
जो आईसिस से जुड़ जाता है वो वहाँ पर देखता है कि जिस चीज़ को सोचकर मैं आया था कि एक इस्लामिक कैलिफेट बनेगा और यहाँ पर इस्लाम का शासन होगा, वैसा वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। वहाँ पर तो कुछ और हो रहा था, क्रूरता हो रही थी, महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो तीनों ही लोग अपने अपने व्यवसाय से, अपने अपने लाइफ के चॉइसेस से डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि ये तीनों लोग फिर एक साथ एक आते हैं किसी एक मकसद के लिए। वो मकसद क्या है ये जानने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। तो ये पूरी कहानी बॉम्बे 3 की है और इस बहाने मैंने मुंबई अंडरवर्ल्ड किस तरह से काम करता था, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, मैंने बहुत कुछ देखा है जो मैं एक टीवी पत्रकार के तौर पर नहीं दिखा सकता था, वो मैंने किताब में लिखा है। फिर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी कहानियां हैं, एनकाउंटर के पीछे की जो कहानियां होती थी वो सब भी इसमें लिखी गई हैं। ज़रूर दोस्तों, यह किताब मैंने पढ़ी है, लेकिन जो कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जब जितेंद्र भाई डायरेक्टली बोलते हैं, ऑथर डायरेक्टली बोलते हैं कि उसका इम्पैक्ट, परिणाम कुछ और होता है। समाज का प्रतिबिंब उन्होंने 3 दोस्तों के माध्यम से, फिक्शन के माध्यम से जो उन्होंने एक्चुअल में देखा है वो दर्शाने की कोशिश की है। साहब, आपकी किताब के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत शुभकामनाएं। और मैं दर्शकों से, पोलखोल मीडिया के जो भी दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें भी दरखास्त करूंगा कि आप अवश्य बॉम्बे 3 किताब खरीदें और उसे पढ़ें। समाज का प्रतिबिंब उसमें नजर आता है। एक जो आपकी आत्मीयता है, जो समाज के प्रति आपकी भूमिका है, जो आपका चिंतन का एक इस प्रकार का आपका स्वभाव रहा है, वो किताब में अवश्य नजर आता है। साहब, आपने इससे पहले भी 35 डेज विषय में एक किताब लिखी थी। जब किसी पत्रकारिता के क्षेत्र के आदमी से जब चर्चा होती है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को आप बहुत ही गौर से देखते आए हुए ऐसे व्यक्ति हैं, जहां पर नए समीकरण बने, नए गठबंधन सामने आए। जो पहले मित्र थे वे मित्र नहीं रहे, जो पहले मित्र नहीं थे वे साथ आ गए। आज महाविकास आघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में। इस विषय पर आप क्या कहेंगे, पत्रकार के नजरिए से और एक नागरिक होने के नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं, इस सरकार को? अमित भाई, बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा आपने। देखिए, ये जो सरकार बनी, इसके पहले का जो ड्रामा था वो अभूतपूर्व था। 35 दिन हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब कि कोई भी बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि शिवसेना और कांग्रेस जो है एक दूसरे की जो जानी दुश्मन रही हैं इतने सालों से, वो साथ आकर सरकार बना सकती हैं। शिवसेना जो है सेकुलर शब्द को आत्मसात कर सकती है, जो प्रियम्बल है इनका, उसमें सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है महाविकास आघाड़ी सरकार का। तो शिवसेना उसके लिए तैयार हो गई, ये भी अपने आप में बड़ा आश्चर्य था। और आपको याद होगा कि अचानक एक दिन सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस सीएम की और अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले लेते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा झटका था। और पूरे 35 दिनों पर झटके, शौक पर शौक लगे थे और बड़ा ही जो है नाटकीय घटनाक्रम हुआ था। और फिर ये सरकार जो है सत्ता में आई। अब सत्ता में आने के बाद भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें ड्रामा है, जिसमें नाटकीयता है। जैसे कि इन तीनों ही पार्टियों के बार बार जो झगड़े सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आ रही है। और अब आने वाले वक्त में चूंकि बहुत सारे, अभी महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिका के चुनाव हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि जो तीनों पार्टियां साथ में सत्ता में बैठी हैं, क्या ये साथ में चुनाव भी लड़ती हैं? और बीजेपी के विरुद्ध ये सभी पार्टियां एक साथ आती हैं और साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं? क्योंकि कांग्रेस अभी से ही अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो क्या शिवसेना और एनसीपी साथ में आएंगी? ये सारी चीज़ें जो है बहुत महाराष्ट्र सरकार में या महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना रही हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और ज़्यादा नाटकीयता बढ़ेगी। और खास करके अगले साल फरवरी में जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, उसके पहले हमें काफ़ी कुछ ड्रामा देखने मिलेगा, काफ़ी कुछ मज़ेदार, काफ़ी कुछ दिलचस्प महाराष्ट्र की सियासत में देखने मिल सकता है। जितेंद्र जी ने इसका एक अलग प्रकार से उत्तर दिया है कि नाटकीय अंदाज में सरकार बनी थी और नाटकीय घटनाक्रम जारी है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी व्यक्ति विशेष पे या पार्टी विशेष पे अपनी टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन वे कहते हैं कि आने वाले दिनों में जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस भी है, वहां अधिक ड्रामा और गठबंधन किस प्रकार से आगे बढ़ता है ये देखने जरूर मिलेगा। साहब, अगला प्रश्न है कि जो आपने जो क्राइम रिपोर्टिंग की बात करी थी, आप क्राइम रिपोर्टिंग में एक आपका
अलग प्रकार का अनुभव है, इतनी विविधता आपने देखी है इस क्षेत्र में, जहां पर मैं पुलिस का भी अगर विषय इसके साथ जोड़ूं, पुलिस महकमे में जो आला अधिकारी है, हमारे यहाँ पर सुबोध कुमार जी जायसवाल साहब थे, वरिष्ठ अधिकारी, उनकी जो बदली हो गई, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म नजर आती है, और इस ग्रुपिज्म के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता में जो त्रासदी है वो भी बढ़ोतरी नजर आती है साहब आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुबोध कुमार जायसवाल जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि मेरी नज़र में वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सख्त किस्म के अधिकारी हैं, जो बाय द बुक जाते हैं, किसी दबाव के आगे नहीं झुकते, किसी लालच के आगे नहीं झुकते। मैंने उनको देखा है, वो मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर थे, फिर जो तेलगी घोटाले के सिलसिले में जो SIT बनाई गई थी, तो वो उस SIT का हिस्सा थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ जो है अपने कर्तव्य को निभाते हुए काफ़ी कुछ झेला। एक तरह से पुलिस महकमे में जो IPS अफसरों की जो लॉबी थी, एक तरह से उसने उन्हें बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि SIT की जांच करते करते उन्होंने कई सारे साथी पुलिस अधिकारियों को भी उन्होंने जेल भेज दिया था, उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चीज़ थी, वो था उनका कर्तव्य, वो थी उनकी जिम्मेदारी जो उन्होंने निभाया, और इसकी वजह से उनकी काफ़ी दुश्मनी भी हुई, उनको बॉयकॉट भी किया गया, उनको काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ा। और यही सारा कुछ जब वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े पद पर पहुँचे, पुलिस के DGP लेवल पर भी, तब भी ऐसी ही कुछ सारी चीज़ें हो रही थी, और शायद यही वजह है कि उन्होंने केंद्र में अपना डेपुटेशन मांग लिया और महाराष्ट्र का पुलिस महकमा छोड़ दिया, और वहाँ पर CBI में बतौर CBI प्रमुख उनकी नियुक्ति हो गई। ज़रूर, कहीं ना कहीं एक सूचक वक्तव्य भी जितेंद्र जी ने दिया है कि उन्होंने डेपुटेशन मांगा और वे कहीं ना कहीं यहाँ से किसी और जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ गए। साहब, आज का जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, आपका इतना 25-26 वर्षों का अनुभव, कहीं ना कहीं पिछले एक दशक से ज़्यादा में, और जो पहले की पत्रकारिता थी, जो आज की पत्रकारिता है, कुछ आम जनता में ऐसी दबी जुबान में भी कुछ कहते हैं, कुछ चाय पे चर्चा पे भी लोग बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल पपेट्स बनते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट, उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस भी सामने आते रहते हैं। इस विषय में जर्नलिज्म का जो एक स्तर है, उसमें निष्पक्षता जो पहले थी, वो आज कहीं धुंधली सी नजर आ रही है। इस बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप जनता से, हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि पत्रकारिता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। जिस निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि अब से 15-20 सालों पहले तक जो है पक्षपातपूर्ण या फिर पीठ पत्रकारिता नहीं होती थी, तब भी होती थी, लेकिन तब उसका प्रमाण काफ़ी कम था। मुझे लगता है कि आज वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और आज जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, जो अपने व्यवसाय को लेकर ईमानदार हैं, ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं। और पत्रकारिता के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे पत्रकार जो है पावर ब्रोकिंग का काम करने लगे हैं। कई लोग अपने जो मीडिया हाउसेस हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। कईयों के लिए जो है रेवेन्यू इम्पॉर्टेंट है, तो उन इक्वेशंस को संभाला जा रहा है कि रूलिंग पार्टी के साथ आप अपना रिलेशन ना ख़राब कीजिए, और ऑपोजिशन अगर किसी जगह पर है तो ऑपोजिशन के साथ में ऑपोजिशन को टारगेट कीजिए। देखिए, मीडिया का काम है कि वो एक विपक्ष के तौर पर काम करे, और सरकार की खामियों को, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमेशा आपको सरकार को गैस पर रखना चाहिए। यू मस्ट हैव टू कीप द गवर्नमेंट ऑन देयर टोज। यू हैव टू हाईलाइट द ग्रे एरियाज ऑफ द गवर्नेंस। और ऐसा करते वक्त जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो पसंद नहीं करेगी आपको, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी, या आपको डराने धमकाने की, या साम दाम दंड भेद लालच देने की कोशिश करेगी। अब ये बड़ी चुनौती पत्रकार के लिए होती है कि आप अपने आप को इन सारे दबावों से, ऐसे लालच से, इन सारी चीज़ों से बचाकर अपना काम करते रहें। तो अब मेरे को लगता है कि किस तरह का इकोसिस्टम बन गया है कि जहाँ पर आपको दबाव में ही काम करना है। अगर राज्य में किसी पार्टी की सरकार है तो वो भी आपको दबाएगी, और केंद्र में अगर उसकी विरोध वाली पार्टी की सरकार है तो वो भी आपको दबाएगी।
और पहले मीडिया जिस फ्रीडम को अब से 10-15 साल पहले एंजॉय करता था, जब मीडिया की जो धाक थी, मीडिया की जो धमक थी, मीडिया की जो फायर थी, वो अब बहुत कम हो गई है विभिन्न कारणों से, कई सारे कारणों से। अगर ये मीडिया की धमक आप जो बोल रहे हैं कि कम हो गई है, धार कम हो गई है, तो इसे पुनः एक बार उस प्रकार से कैसे प्रस्थापित किया जा सकता है? आपके नज़र में क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए? अब मेरा मानना है कि देखिए, तमाम ओर से कोशिश हो रही है कि मीडिया को कहीं ना कहीं जो है मीडिया की नाक में नकेल कसी जाए। हर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं, फिर कानूनों के अलावा दूसरे भी तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब उम्मीद सिर्फ दो लोगों से बची है, एक तो जुडिशरी से कि जुडिशरी कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंटरवेंशन करे और मीडिया का दमन करने की जो तमाम कोशिशें हो रही हैं उनको रोकने का काम किया जाए। जैसे कि भी रिसेंट एग्जांपल जो आईटी लॉस का है, उसको लेकर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्चर्स पास किए और कुछ ऑर्डर्स दिए, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और ऐसा ही जुडिशियल एक्टिविज़म मीडिया को बचाए रखने के लिए, मीडिया को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए करना चाहिए, ये एक बात। और दूसरी बात यह है कि जनता को खुद मैच्योर होना पड़ेगा और जनता को खुद समझदारी से काम लेना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो हमें निष्पक्ष खबरें दे रहे हैं। तो वो ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक ये जनता वाली बात है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जनता की परिभाषा भी जो है वो अपने आप में बड़ी डिफ़िकल्ट है। तो मीडिया को सिर्फ दो ही लोग बचा सकते हैं, एक जो न्यायपालिका और दूसरी खुद हमारी जनता। जी, न्यायपालिका में विश्वास और जनता की जो कॉम्प्लेक्सिटी है जनता की, उसको ध्यान में रखते हुए अपना कार्य हम अपने सुनियोजित तरीके से करते जाए, कहीं ना कहीं ये संदेश पत्रकारों को जितेंद्र जी ने दिया है। साहब, आप एक निर्भीड़, निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकार, इस प्रकार के प्रिंसिपल ओरिएंटेड आपकी छवि हमेशा रही है। आपके मित्रगण भी बोलते हैं कि आप एक प्रिंसिपलवादी एक व्यक्तिमत्व है। मैं भी आपको करीब करीब 1 दशक से ज़्यादा जानता हूँ। जो आपका प्रिंसिपल ओरिएंटेड एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं ये आपके तरक्की में, आपके सीढ़ी चढ़ने की तरक्की में, अगर मैं पदों की बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं रुकावट कभी बना है क्या? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अमित भाई, आप बोल रहे हैं मैं प्रिंसिपल के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ, निर्भीड़ हूँ। आपने सारी बातें कही, आपने अच्छी बातें बोली मेरे बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए आप एक बायस तरीके से भी ये बोल रहे हों, लेकिन मैं खुद को आदर्शवादी कहलाने से बचना चाहूँगा। क्या है कि जो व्यक्ति खुद के आदर्शवादी होने का प्रचार करता है या खुद के आदर्शवादी होने को जताता है, वो अगर उससे जरा भी दाएं बाएं हो जाए, वो अगर जरा भी जाने अनजाने फिसल जाए, तो तुरंत लोग तैयार होते हैं उसको पाखंडी, उसको हिपोक्रेट बोलने के लिए। और इंसान से हो सकता है। तो मैं इस चीज़ से बचूंगा, और मैं मतलब कि मैं आदर्शवादी हूँ और बाकी सारे लोग भ्रष्ट हैं और बाकी सारे लोग गोलमाल वाले हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, अब तक के जीवन में मैं ये बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि मैंने इतने सालों में पत्रकारिता की, लेकिन मैंने जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। कि मैंने ये कहा है कि मैं अगर पत्रकार हूँ और कोई मेरा दोस्त बनना चाह रहा है, तो इसी वजह से नहीं कि मेरी व्यक्तिगत खूबियों की वजह से हो सकता है, वो मेरे व्यवसाय की वजह से भी हो सकता है। कोई मेरा परिचित या कोई मेरे करीब आना चाह रहा है, तो मैं ये देखता हूँ कि चाहे वो पुलिस वाला हो, पुलिस अधिकारी हो, या पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैं सबसे अच्छे रिलेशन रखता हूँ, लेकिन डिस्टेंस बना कर रखता हूँ। जी, मतलब कि एक दूरी जो है अगर आप बना के रखेंगे, तभी आप अपने पत्रकारिता को बचा पाएंगे। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे भी मौके आए हैं कि जो लोग, उनके साथ मेरी कुछ दोस्ती हुई है, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं कि मुझे उनसे जुड़ी हुई खबरें करनी पड़ी हैं, तो ऐसे में दुख भी होता है। जी, तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डिस्टेंस बना के रखा जाए। कई लोग होते हैं जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, कई लोग होते हैं जो
पुलिस वालों के साथ में, पॉलिटिशियंस के साथ, चूँकि वो पत्रकार हैं इसके लिए उनको एक्सेस होता है, प्रॉक्सिमिटी बनती है, तो उसका वो दूसरे तरीके से फ़ायदा कमाते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह का काम करवाएंगे, किसी का कुछ काम करवा देंगे, किसी का कुछ फाइल क्लियर करवाना है, ऐसे काम करवा देंगे। ऐसा भी सुनने में आता है, लोग इस टाइप के भी होते हैं और इसको वो लोग शुगर कोट करके जनता के सामने प्रचारित भी करते हैं कि अरे वो मेरा दोस्त है। मतलब जिससे फेवर लेंगे बोलेंगे अरे मैंने तो अपने दोस्त से फेवर लिया है। अब वो दोस्त आपका क्यों हो गया भाई? आप पत्रकार हैं और इसकी वजह से आपसे संपर्क में आया और काम के सिलसिले में वो मेरा दोस्त है, तो उसको आप शुगर कोट करके बोलेंगे कि वो आपका दोस्त है। और अगर आप उसका काम करा के दे रहे हो, बदले में आप कुछ मुनाफा कमा रहे हो, तो आप उसको शुगर कोट करके बताओगे कि अरे मैंने उसकी मदद कर दी जी। तो ये इस तरह के जो है ना सो कॉल्ड मतलब पत्रकार जो है पावर ब्रोकिंग का भी काम करते हैं, तो वो बड़े अपने आप को सम्मानजनक तरीके से पेश करते हैं और वो जो भी इस तरह का काम करते हैं जो मेरी नज़र में गलत है उसको वो शुगर कोट करके लोगों के सामने पेश करते हैं कि अरे वो तो मेरा दोस्त है यार, मैंने तो उसकी मदद कर दी। तो इस तरह के, लेकिन मैं इसको जज नहीं करूँगा, मैं उसको गलत या सही नहीं बताऊँगा। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं खुद को कोई आदर्शवादी घोषित नहीं करना चाहता। आदर्शवादी घोषित करने के बहुत सारे खतरे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जितेंद्र जी ने यहाँ पर बताया कि मैं आदर्शवादी स्वयं को घोषित नहीं करूँगा और उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की भी यहाँ पर बात कही है। शुगर कोटिंग से बचना चाहिए, यह संदेश भी जितेंद्र जी ने आज यहाँ पर दिया है। दोस्तों, आज कई सारे प्रश्नों के उत्तर हमें जितेंद्र जी ने दिए। उनके बुक बॉम्बे 3 के बारे में, 35 डेज जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, उसके विषय में भी उन्होंने बात रखी। क्राइम के क्षेत्र में उन्होंने अपनी बात रखी और पुलिस महकमे के ऊपर भी उन्होंने अपना विश्लेषण भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश यहाँ पर दिया है। पोल खोल के माध्यम से साहब आपका कीमती समय हमें मिला, आपका पुनः एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके बॉम्बे 3 बुक के लिए एक और बार आपको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद अमित भाई। दोस्तों, हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और हमें ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।